गुड आफ्टरनून क्लास। वो जो लोग आज नहीं आएगा सर, एक बच्चा नमोदय वो हिंदी मीडियम में चला गया उधर साइड, एक बच्चा आया। चलिए ठीक है। तो कल हम लोग थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो इसमें हम आप लोग बताए थे, तो क्या क्या बताए थे आप लोगों को? इसका जो इमीडिएट कॉज था वो बताए थे। तो आज वही पॉइंट हम लोगों को लिखने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसे जैसे कि हम लोग बात किए थे इस विषय में कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज द सेपॉय ऑफ म्यूनिटी, सिपाहियों का विद्रोह। और इसे एक नाम और से मतलब इसे और कई नामों से जानते हैं। जैसे जो अन्य अन्य मतलब लेखक जो हुए हैं वो अपना अलग अलग धारणा दिए थे कि जैसे किसी ने द सेपॉय म्यूनिटी बोला था, किसी ने इंडियन म्यूनिटी बोला था कि ये भारतीयों का विद्रोह था, है ना। तो किसी ने भारतीयों का विद्रोह बोला था, और किसी ने क्या बोला था, द आर्म्ड रिलेवेशन, मतलब ये मतलब जो आर्म का वो सैनिकों का वो स्वतंत्रता का वो संग्राम था, है ना। और कुछ लोग बोले थे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई। तो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई यही थी। फिलहाल इसमें अगर हमारी कुछ चूक ना हुई होती तो हम लोग 1857 में आज़ाद हुए होते। सर 1857 को कौन सी डेट थी? 1857 के भी बता रहे हैं ना। तो हम आप लोगों को कल क्या बताए थे कि ये शुरू कब से हुआ था। जब वो इमीडिएट कारण तो मंगल पांडे वाला हुआ था तो उनको 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, फांसी दे दी गई थी। तो उसी के बाद सब कुछ शुरू हुआ था। और डेट हमारी क्या रखी गई थी? कल बताए थे आप लोग 30 में ये रखी गई थी कि मतलब इस तारीख से हम लोग 1857 की क्रांति शुरू करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसके कई कॉज थे। तो कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सबसे फर्स्ट कॉज हम लोग पॉलिटिकल इशू थे हमारे पहले कुछ, तो उस पर हम लोग आते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज थे। तो पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे वो आप लोगों को बाय पॉइंट हम लोग आपको बताते हैं। तो उस समय आप लोग मतलब कल हम आप लोग क्या बताया था कि लॉर्ड डलहौजी का शासन था ना, वो अब तक का सबसे खतरनाक हुआ था गवर्नर। तो लॉर्ड डलहौजी था, उसकी क्या पॉलिसी थी, एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो क्या करता था, वो जबरदस्ती राज्यों का विलय करा लेता था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो एक इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चूक की नीति। इसे चूक की नीति कहते हैं। मतलब जिसका जैसे कोई मतलब वो मेल उसका वो नहीं था संतान, तो उसको मतलब ये अपने उसमें अंडर में ले लेता था, इसको अपने उसमें शामिल कर लेता था। तो अब यही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये कल हम आप लोगों को लिखवाए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इफ एनी रूलर डाइड विदाउट लिविंग अ मेल आयर। तो क्या होता था कि वो मतलब उस टेरिटरीज को अपने उसमें शामिल कर लेता था, ब्रिटिश में शामिल कर लेता था। तो अगर आप लोगों को कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। फिलहाल ये आपका इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये इसका मतलब डेफिनेशन कह सकते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की।
मतलब ये है क्या, इसको हम कल आप लोग कल लिखवाए थे फिलहाल। यस सर। तो इसके बाद क्या आता है, तो जो 17 था हमारा वो फर्स्ट जो हमारा सबसे पहले कैप्चर किया गया था इस जो इस उसके डॉक्ट्रिन के तहत, वो हमारा कौन सा था, 17 था। 17 हमारा फर्स्ट स्टेट था विच इज कैप्चर्ड फर्स्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स इन 1848। ये डेट वगैरह आप लोग इसमें आती है, डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये भी आता है कि मतलब कौन सा वो था, जैसे है कि 17 था, 17 तो पहला हमारा 17 था जो 1848 में मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत उसने क्या किया था, इसको ब्रिटिश में शामिल कर लिया था। एंड अदर स्टेट ऑक्युपाइड अंडर द फॉलोइंग पॉलिसी, मतलब और जो अदर स्टेट थे इस पॉलिसी के तहत जो पाए जा रहे थे, तो वो कौन सा था, एक जैतपुर था हमारा, संभलपुर था, वो 1849 में था। देखो ये फैक्ट आप लोगों के उसके हैं, दरअसल यही वाले फैक्ट आप लोगों के उसमें पूछे ही जाते हैं आर्मी वगैरह में, क्योंकि 1857 तो बहुत बड़ा ब्रॉड चैप्टर है, तो इसमें टू द फैक्ट आप लोग इसमें वही फैक्ट वगैरह ऐसे पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, जैसे ये कि पहला राज्य हमारा कौन सा था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत मतलब इनके अंडर में आया था, तो हमारा 17 था। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं, मतलब इसके चांसेस कम हैं फिलहाल, लेकिन जैतपुर संबलपुर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद 1848 में हमारा 1848 में, फिर 1849 में हमारा जैतपुर और संबलपुर हो गया था। फिर हमारा नागपुर और झांसी जो 1854 में हुआ था, जहाँ की हमारी झांसी की रानी थी, क्योंकि झांसी की रानी की आप लोगों को पता होगा क्योंकि कोई अपनी कोई मेल संतान नहीं थी, वो गोद ली हुई थी, है ना, तो उनका औलाद ग्रहण कर लिया गया था। और एक आता है तोर एंड आरकोट, ये 1855 में हुआ था। और उदयपुर और छत्तीसगढ़, उदयपुर मतलब छत्तीसगढ़ वाला है, उदयपुर हमारा वहाँ भी है ना, कहाँ, राजस्थान में, तो वहाँ हमारा ये छत्तीसगढ़ का उदयपुर। इसका कोई फिलहाल आपको ये मेन जो इम्पोर्टेंट है 17 वाला इम्पोर्टेंट है, और ये 1848 आपका इम्पोर्टेंट है। ये मतलब एग्जाम में आके पक्का आएगा, अगर आपका ये 1857 अगर पूछा गया तो ये सब क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे ही आएंगे। ये आपका लॉर्ड डलहौजी है, यही सबसे क्रूर अभी तक वो हुआ था, हाँ गवर्नर जनरल था। इसने कई अच्छी नीतियां, जैसे डाक सेवा वगैरह इसने लाई थी, रेलगाड़ी इसने चलवाई थी, तो इसकी मतलब कई अच्छी उपलब्धियां भी हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने देखो जब आए थे तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे 1857 की लड़ाई हमारी क्यों हुई थी, इसका एक सोशियो कारण भी है, सोशल कारण जिसे हम कह सकते हैं। तो क्या था, जैसे कि मतलब वो हाँ लड़कियों को पहले क्या होता था, सती प्रथा वगैरह होता था, घूंघट प्रथा, ये सब मतलब कई बुरी प्रथाएं होती थी। हाँ वो सब तो वो सब है ही है, लेकिन जैसे अंग्रेज वगैरह की हम ये बात कर रहे हैं कि उसने मतलब जो कुप्रथाएं थी हमारे यहाँ वो सब बंद किया था उन्होंने। तो ये भी था कि जैसे किसी की शादी हो जाती है, जो उसके हस्बैंड रहता है, उनकी डेथ हो गई तो वाइफ को उसमें जलाने। हाँ पहले क्या होता था कि मतलब लड़कियां जैसे हम अभी नई एज की हैं और आदमी अब क्योंकि हम लोगों का देश क्या है, पितृसत्तात्मक देश है, यहाँ हमेशा मेल की चली है, तो लोग क्या करते थे कि मतलब उम्र काफ़ी हो गई है मतलब मेल की और लड़कियों की उम्र कम है तो उनसे शादी करवा दिए, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो लड़कियों को क्या होना पड़ता था, जलना पड़ता था। तो यही हमारी सती प्रथा थी, तो वो लोग अंग्रेजों ने मतलब उसको बैन किया था। एक हमारा विलियम बेंटिंग करके आता था, उसने हमारी क्या बंद की थी, सती प्रथा बंद किया था 1829 में। सती ये भी आप लोग लिख सकते हैं। सती प्रथा ये उसने बैन किया था। एक आप लोग एक नाम सुने होंगे राजा राम मोहन राय करके, है ना, तो इनके समर्थन में RRR ये मूवी में चले जाइए, राजा राम मोहन राय है, तो इनका समर्थन प्राप्त था
तो इनके मतलब सहयोग से विलियम बेंटिक ने बंद किया था। इसके बाद आता है हमारा क्या, लॉर्ड वेलेसली का सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है आप लोगों को पता है? कल हम आप लोगों को बताए थे। वो क्या होता था कि मतलब जैसे उनकी पूरी आर्म जो फोर्सेस है वो सब ब्रिटिश के अंडर में आ जाती थी। सर राजा की सेना ने हाँ। सर क्योंकि ब्रिटिश के रूल्स मानने पड़ते थे। हाँ, ब्रिटिश के रूल मानने पड़ते थे और उनकी सेना ब्रिटिश के अंदर में काम करने लगती थी। और अंग्रेज क्या मतलब डिसाइड कर लेते थे, संधि करवाते थे। तो कहते थे मतलब हम आप लोगों को मतलब प्रोटेक्शन देंगे, ये सब बोलते तो थे लेकिन वो करते नहीं थे कुछ। और सारी चीज चुरा के लेकर थे। हाँ, तो हमारा ये लॉर्ड वेलेसली का सब्सिडरी अलायंस था, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब जैसे वो भी पूछ लिया जाता है कि मतलब जैसे लेब्स ऑफ वो कौन सा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स था, वो किसकी नीति थी? हाँ, तो डलहौजी की। अब ये जैसे पूछ लिया जाएगा कि सब्सिडरी अलायंस ये किसकी थी, तो ये हमारा लॉर्ड वेलेसली। इसके तहत क्या था कि मतलब राज्य वो अपने खो देते थे, इंडियन किंग्स क्या खो देते थे, अपने खुद के आर्म फोर्सेस खो देते थे और मतलब उनका राज्य उनके ही अंडर में चला जाता था, ब्रिटिश के अंडर में। तो अब इसमें कुछ डेटेड है, आपको नोट करना है। हाँ, जैसे जो हम लोग अच्छा मतलब किस क्षेत्र में रहते हैं पहले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आए, अभी तो रायबरेली रहते हैं। हाँ अभी हम लोग रायबरेली में हैं। और इसके मतलब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश, हाँ पहले उत्तर प्रदेश, क्या मतलब, हाँ अवध प्रेसिडेंसी में हम लोग आते हैं। अवध किसको बोला जाता था? लखनऊ वाले को क्षेत्र को बोला जाता था ना। तो ये क्या हुआ था, अब जैसे हम लोग को ये अवध पूछ लिया जाएगा। सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले 1798 में शायद था ना, 1798 में जो सबसे पहले उसको हैदराबाद को किए थे ना कैप्चर, सबसे पहले हैदराबाद को इसमें किया गया था। सबसे पहले हमारा हैदराबाद को इस अलायंस के तहत इसको वो लोग कैप्चर किए थे। लेकिन अगर आप लोगों से 1857 पूछेंगे तो आएंगे, इस पर ये भी पूछ सकते हैं कि 1798 में सबसे फर्स्ट हमारा ये था, फर्स्ट हमारा हैदराबाद था। इसमें किसका शासन था? निजाम का शासन था, निजामों का शासन था। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि सबसे मतलब इस सबको जैसे हैदराबाद हमारा जो जब आज़ाद हुआ था देश, तो ये हैदराबाद वगैरह हम लोगों से मिल नहीं रहे थे क्योंकि इसमें मुस्लिम की कंट्रीज ज़्यादा थी। निजाम जो था उस इसमें मिलने को बोल रहा था कि हम पाकिस्तान मिलेंगे। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो चला के सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको क्या किए थे, इसमें मिलाए थे, जोड़ दिए थे। हाँ, इंडिया में जोड़ लिए थे। जैसे हमारा ये नहीं मिल रहा था और एक जूनागढ़ शायद जूनागढ़ है वो भी नहीं मिल रहा था, है ना, उसको भी मिलाए थे। तो मतलब 1801 में हमारा ये अवध सब्सिडरी अलायंस के तहत कैप्चर कर लिया गया। सर, हाँ सर ये जो ये कश्मीर है ये पाकिस्तान में सिर्फ बांग्लादेश में ज्यादा मुस्लिम है ना? हाँ, पाकिस्तान में पूरा मुस्लिम है। सर लोग कश्मीर में थोड़ा ज्यादा कश्मीर की मांगते हैं। कश्मीर यस सर। कश्मीर यार देखो मानते क्या है, दरअसल वो मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ के लोग भी थोड़ा बहुत मतलब अब जैसे क्या है ना कि वो लोग बगल के हैं तो उनको लगता होगा कि हम आज़ाद होना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान में रहेंगे तो हमारा ज़्यादा वो रहेगा कुछ हाँ, इसमें पाकिस्तान इनका भी कश्मीरियों का भी रहता है। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान सोचता है मुस्लिम कंट्री है, बगल में भी है। ओपी आप लोग सुने होंगे ना, यूके, उसको उसने कैप्चर भी किया है, मतलब पाकिस्तान का वहाँ। यस सर। और ये 1856 में मतलब उनके द्वारा ले लिया गया था। तो नाना साहब, अब कौन नाना साहब के बारे में आते हैं क्योंकि नाना साहब इसमें एक मुख्य भूमिका हमारी रहती है नाना साहब की।
नाना साहब कौन कौन थे पता है? ये भी अडॉप्टेड सन थे। किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड, ये मराठा शासक थे, पेशवा बाजीराव सेकंड। तो ये क्या तो ये नाना साहब ये मतलब इनके अडॉप्टेड सन थे। तो अडॉप्टेड जो भी थे तो उनको मतलब वो मतलब राज्य उनका क्या हो रहा था, कैप्चर हो रहा था सबसे उसके लेफ्ट साइड डॉक्ट्रिन के तहत। तो इनका मतलब इनका तो फिलहाल नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। पेंशन वाज सीज्ड एंड मतलब इनकी पेंशन सीज कर दी गई थी। तो ये अपने लिए मतलब लड़े थे कि हमारी पेंशन वापस हो, हमको पेंशन मिलने लगे। और रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी वो लास्ट हर राइट टू रेल। तो मतलब क्या हुआ था, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया था, मतलब जो राज्य करने का अधिकार था वो उन्होंने खो दिया था। अब जैसे कभी कभी नाना साहब ये पूछ लेते हैं कि ये कौन थे नाना साहब, ये सब मतलब आप लोग नोट कर सकते, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे हम फिलहाल इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे हमारा 18, अब ज़्यादा मत लिखिएगा इसको, मतलब ये लिख लीजिएगा कि अवध हमारा ये सब्सिडरी लाइन, जैसे इतना लिख लीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी। राइटिंग वगैरह आप लोगों की काफ़ी अच्छी बनती है। आप लोग अच्छा कर्सिव में लिखते हैं ना? सीधा मतलब लिख पाते हैं, सीधा अगर लिख पाए क्योंकि देखो बड़े जब क्या होता है ना, बड़े क्लासों में जैसे आपको लिखना होता है तो सीधा वाले को मतलब ज़्यादा उसका क्लियर रहता है, क्योंकि इसमें सब ऐसे पूछ जाता है। नहीं सर, इसमें कर्सिव में लोग छोटी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं। अच्छा चलिए सही है अपने हिसाब से। सर अभी तो राइटिंग खराब चलेगी कि अभी जल्दी लिखना है। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए जो नोट करना हो। सर नोट हो गया। अभी एक ग्रुप बना के पीडीएफ हम आप लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे ना। इसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीजेंट ड्यू टू हैवी टैक्सेशन। तो जो किसान वगैरह थे वो मतलब जो उनका टैक्स लग गया था तो वो लोग मतलब किसान वगैरह जो परेशान थे, क्योंकि वो जो लोग मतलब अपना उगा रहे थे उनसे जो पूरा लगभग कर वसूली के रूप में ले रहे थे अंग्रेज। तो किसान हमारे जो थे वो हैवी टैक्सेशन की वजह से परेशान थे। तो इसका एक बड़ा कारण ये था हमारा। और भी इसके बाद हमारा आता है मेजर फैमिलीज फ्रॉम द पीरियड 1770 एंड टू 1856। अब हमारा कब हुआ था? 1857 में हमारी क्रांति हुई थी, है ना। रिवोल्ट हमारा कब हुआ था? रिवोल्ट हमारा 1557 में हुआ था। और इसके बीच क्या हुआ था? मेजर फैमिलीज आ गई थी। मेजर फैमिलीज का मतलब आप लोग जानते हैं? हाँ, अकाल वगैरह जो थे, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, तो ये सब ये पीरियड में 1770 टू 1856 में हमारा काफी मतलब अकाल वगैरह पड़े थे। तो ये भी हमारा इकोनॉमिक स्थिति, अकाल अगर पड़ जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो फसलें वगैरह हैं वो कम हो पाएंगी। तो इस वजह से ये हुआ था। इसके बाद हमारा ये उस पर आते हैं पॉइंट पर। तो क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो जो इंडियन का एक्सपोर्ट वगैरह था तो वो क्या मतलब वो लोग क्या करते थे? भेदभाव करते थे। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मतलब वो लोग क्या अपनाए थे कि मतलब जो इंडियन का जो सामान रहता था वो लोग क्या करते थे? उनसे भेदभाव करते थे, है ना। तो उनका कम में अपना माल ज़्यादा अच्छे में बेचते थे, ज़्यादा पैसे में, और इंडियन का कम में लेते थे। तो ये भी हमारा एक कारण था। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट बाय द कॉर्नवालिस। तो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने क्या अपनाया था? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है आप लोग पता है? बताइए।
सर जरूरी 89% हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता है और 11% जमींदार और पीजेंट्स और कल्टीवेटर्स अपने आप में बांटते हैं। हाँ, जो भी है, जो भी मतलब रहा हो, मतलब वो लोग क्या करते थे, वो पहले से ही सेटलमेंट मतलब कर लेते थे कोई भी चीज का। हाँ, रेवेन्यू फिक्स कर लेते थे वो पहले से ही, चाहे वो फिर कम हो या ज्यादा हो, उसकी गारंटी उनकी नहीं थी, मतलब उनको उतना चाहिए तो चाहिए। हाँ सर, 10 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई, हाँ। रेट बढ़ गए। हाँ, तो वही चीज, तो ये भी हुआ था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने 1793 में। कहाँ कहाँ लागू किया था, जैसे बंगाल हो गया हमारा, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बनारस एंड सम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, यहाँ लोग परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिए थे कॉर्नवालिस ने। तो आप लोग नोट, आप लोग जानते हैं क्या, परमानेंट सेटलमेंट लिख लीजिए, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस लिख लीजिए। बाकी जैसे इसको अगर हिंदी में थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो ऐसे करके लिख लीजिए, फिक्स्ड रेवेन्यू करके, मतलब अब आप लोग लिख लेंगे तो समझ जाएंगे। ये लोग रेवेन्यू फिक्स कर लेते थे। मेन बंगाल लिख लीजिए, बंगाल इंपॉर्टेंट, बंगाल के अंदर तब सब आता था, बिहार भी उसी में आता था, उड़ीसा भी उसी में आता था, बनारस भी उसी में आता था। हाँ? सर बस बंगाल लिख रहे हैं। हाँ, बंगाल में ही, क्योंकि बंगाल के अंदर सब कुछ है। बाद में सब तो डिवाइड हुआ ना, पहले बंगाल हमारा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब एक ही में लगता था। सर बस बंगाल, और ये बनारस अपने उसमें आता था, बनारस अपने अवध में आता था। सब बांग्ला और बंगाल और बनारस लिख रहे हैं। हाँ, बंगाल लिख लीजिए, बंगाल लिख लीजिए, उतना काफी है। और मद्रास ये अपना अलग टेरिटरी थी उधर। कंप्यूटर का एग्जाम किसका किसका, दोनों लोग आप लोग कहा, आप लोग लिख लिए इसको। यस सर। चलिए, ये अनिल सर इसको मतलब एक ग्रुप बना के पीडीएफ लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, आप लोग अगर मतलब थोड़ा बहुत जैसे नोट, हम ये मतलब पूरा मत नोट कीजिए, हम तो ये बोल रहे हैं मतलब ग्रुप बना के आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे क्या है कि थोड़ा बहुत लिखने से क्या होता है ना, हाँ, अब क्या है ना, जैसे थोड़ा बहुत लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। तो जैसे हम क्या बोले थे आपसे कि मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीजेंट हो गया, क्योंकि हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखे ही हैं पूरा करके, मतलब इसको टाइप करके, क्योंकि इसको हाथों से बनाया है मैंने ना, तो जैसा पॉइंट था हमने साथ से कट करके खुद ही वैसे लिख दिया था। तो परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब ये लिख सकते हैं 1793, जैसे रेट वगैरह पूछ ली जाती है, तो परमानेंट सेटलमेंट हमारा हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉज पर हम आते हैं। नेक्स्ट कॉज है हमारा मिलिट्री कॉज, और इसे ही हम इमीडिएट कॉज कहते हैं। मतलब यही हमारा, जैसे किसी चीज का रहता नहीं, तुरंत जो फट जाता है तुरंत। यस। तो ये मेन कॉज हमारा यही था। चलिए ठीक है, मिलिट्री कॉज पर हम आते हैं। तो हमारा मिलिट्री कॉज था, मिलिट्री कॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट यही था। शुरू होने जो हमारा वो रिवॉल्ट शुरू हुआ था, तो इसी शुरू हुआ था। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। तो ब्रिटिश एंड इंडियन ट्रूप जो है ट्रीटेड डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ द पे एंड अदर एमिनिटीज। तो मतलब उनके साथ क्या होता था, मतलब अलग तरीके से व्यवहार किया जाता। जैसे उनकी पेमेंट अलग होती थी और काम उतना ही लेते थे, उनसे अलग तरीके से ट्रीट करते थे, उनसे डिस्क्रिमिनेट वो भेदभाव वगैरह से हो गया। तो अन्य चीजें यही सब हैं। तो एक हमारा ये कारण था। और ये लोग क्या कहते थे, अलाउिंग ओनली इंग्लिश मैन टू होल्ड हाईएस्ट पोजीशन इन द मिलिट्री। तो जैसे अब
कोई भी रहता है, तो जैसे इनका मेन यही लोग थे, अंग्रेजी थे उस समय पावर में, तो क्या किए थे, तो अपने आदमियों के क्या किए थे कि जो इंग्लिश मैन थे उस समय क्या थे, और जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती थी तो कौन होते थे, इंग्लिश मैन होते थे, है ना। तो हमारा सेकंड कॉज हो गया। और थर्ड कॉज था द जनरल सर्विस ऑफ एनलिस्टमेंट एक्ट, मतलब ये हमारा एक्ट था 1856 का। ये लोग इनका मिलिट्री वाले अपना वो लोग अपना एक्ट बनाए थे, तो उससे क्या होता था, दैट मैंडेटेड सिपाही टू सर्व ओवरसीज। तो क्या होता था, सिपाही को मतलब मैंडेटरी रहता था कि वो लोग मतलब उनको ओवरसीज करना है, मतलब अन्य उसमें जाना, जैसे समुद्र पार जिसे तब कहते थे कि मतलब उनको समुद्र पार जाना है। तो समुद्र पार को वो लोग क्या समझते थे कि मतलब हाँ कि जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो धर्म भ्रष्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो अब अपने यहाँ ये लोग क्या करते थे, शाकाहारी जैसे खाते थे, जिसको जैसे मतलब जो भी खाता था शाकाहारी खाते थे, तो वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, तो इनको वहाँ मांस वगैरह खाना पड़ेगा, तो उनका क्या होगा, उनका रिलीजन और कास्ट जो है वो मतलब खत्म हो जाएगा जैसे ही वो सी क्रॉस करेंगे, है ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। पूरा मत लिखिए, हम आपको बता रहे हैं जैसे जैसे मतलब जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें से वो लिख लीजिए, बाकी हम आपके सबके पापा के फोन में जो होगा इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आज शाम को चला जाएंगे, तो वहाँ आप लोग लिख लेना है, जैसे भी हो लिख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा ना उसमें। तो इसके बाद हमारा सेकंड कॉज आता है सोशियो इकोनॉमिक कॉज। इसके बाद हमारा सोशियो इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, जिसे हम सबसे मेन इसे हम सोशल कहेंगे। सोशल की जो समस्याएं थी उस समय, जैसे हमारा कौन था, तो हमारा था लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज एंड बैनिंग ऑफ कस्टम्स लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो क्या था कि मतलब जो हमारा जो उस समय क्या था कि मतलब विधवा पुनर्विवाह जिसे कहते हैं, विडो रिमैरिज, मतलब जो मतलब जिसके पति खत्म हो गए हैं, जैसे कोई औरत विधवा हो गई है तो उसका मतलब पहले क्या था कि मतलब वो मतलब विवाह नहीं कर सकती थी, एक बार उसकी शादी हो गई तो मतलब वो विवाह नहीं कर सकती थी। तो मतलब इन लोगों ने क्या किया कि विडो रिमैरिज शुरू कर दिया, कि मतलब इसे विधवा पुनर्विवाह कह सकते हैं लोग। और बैनिंग ऑफ कस्टम्स लाइक, मतलब कई उनके जो प्रथाएं थी वो क्या, जैसे सती हो गया हमारा और फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, ये सब चीजें मतलब जो सती वगैरह इनका जो था ये सब बंद कर दिए थे। तो मतलब इस वजह से भी यहाँ अपने इंडिया में गुस्सा था, तो इन लोगों को गुस्सा था थोड़ा कि मतलब हम लोग के मतलब संस्कृति के साथ क्या कर रहे हैं, ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद हमारा सेकंड कॉज आता है द चेंज इन द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो हिंदू लॉ की प्रॉपर्टी थी, मतलब जो उनके हिंदुओं में जो भी लिखा था तो उसको क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, है ना, इसको चेंज कर रहे थे। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो वो लोग देखो जो अंग्रेज थे वो कौन से उससे थे, उनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन था, तो लोग अपने क्रिश्चियन क्या कर रहे थे, बढ़ावा क्रिश्चियन की, मतलब वो लोग क्रिश्चियन को फैला रहे थे, क्रिश्चियन धर्म को फैला रहे थे। तो यहाँ से भी लोग मतलब उसके बाद भड़क गए कि भाई हम लोग के मतलब धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये लोग मतलब ऐसे करेंगे क्या कि हम लोग को सबको मतलब ईसाई बना देंगे, जबरदस्ती ईसाई भी बना रहे थे, यहाँ की लड़कियों से विवाह कर लेते थे और इसके बाद जो उनके बच्चे होते थे वो मतलब ईसाई हो जाते थे, है ना। ये सब चीजें हैं। तो और इसके बाद क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, और जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा है इसको ये लोग मतलब उसमें ला रहे थे, मतलब इसको मतलब इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मतलब पढ़ाई में कि मतलब जैसे अगर इंग्लिश एजुकेशन रहेगी तो क्या करेंगे, मतलब जो जैसे यहाँ के लोग इंग्लिश पढ़ लिए तो हम लोगों के लिए मतलब सही हो जाएगा कि मतलब अंग्रेजों के लिए कि हम इनसे अपना काम करवा पाएंगे अच्छे से। तो उसका एक कारण ये भी था।
इसे हम सोशल कॉज कह सकते हैं मेनली। इसके बाद हम सेकंड आते हैं, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉज है जिसे हम इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट कहते हैं। यही मेन वो था इमीडिएट। जैसे आप लोगों के यहाँ घर में लड़ाई हो जाती है ना, कि मतलब गुस्सा सब पहले से ही भरा रहता है और होता क्या है वो एक दिन फूट जाता है। तो हुआ था यही। तो आप लोग कल क्या बताए थे कि मतलब ये कैसे मतलब ये शुरू हुआ था ये वाला, जैसे ही वो मतलब वो हाँ पिग और काऊ का जो हमारा फैट था, तो लोग क्या किए थे उसको पिघला के इसमें जो नई बेस फील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल जो शुरू किए थे, तो उसके कारतूस में लोग उसको भर देते थे, है ना। तो इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट। इसके बाद हमारा है, इसका पॉइंट क्या है, ड्यू टू द न्यूज ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल। तो जो हमारी न्यू उसमें कौन सा शामिल की गई थी, न्यू इनफील्ड राइफल शामिल की गई थी सिपाहियों को यूज के लिए, है ना। ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काऊ एंड पिग्स। तो क्या हुआ था, वो किससे ग्रीस की हुई थी, काऊ एंड पिग्स के फैट से, जो क्या करती थी अफेक्ट द हिंदू एंड मुस्लिम। जो हिंदू और मुस्लिम को क्या करता था, मतलब उनके धर्म को अफेक्ट करता था। वो लोग मतलब उससे काफी वो हो गए, गुस्सा हो गए। तो इसके बाद जब जैसे ही वो जाते हैं, मतलब जब जाते हैं उसमें, एक सिपाही जब उसमें गया कि जहाँ बन रही थी, तो उसने देखा यार काफी मतलब वो मरी हुई है गाय है सुअर। तो जब उसने देखा कि मतलब इस दोनों को पिघला के, यही जो कारतूस हम लोग मुंह में लगा के निकालते हैं उसी से ये लोग बना रहे हैं, तो गया। तो उसके बाद जो मंगल पांडे था उसने क्या किया, वो जब गया तो जनरल बाग था, जनरल बाग ही था ना, जनरल बाग। और इस और एक कौन था, जनरल कौन सा बताया था आपको, जनरल बाग एंड ह्यूरोज ही था ना, बताए थे कि उसको जब गोली मार दिया था। हाँ चलिए, तो जनरल बाग था, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, कल आप लोगों को देख के बता देंगे। तो जनरल बाग था, इसने क्या किया था, उनको गोली मार दिया था। तो गोली जब मार दिया, यही जो 2 ब्रिटिशर्स थे हमारे, एक जनरल बाग था और एक जनरल ह्यूरोज नहीं था, जनरल ह्यूज था। हाँ आ गया, जनरल ह्यूज। एक जनरल बाग था हमारा, एक जनरल ह्यूज था। तो इसको क्या मंगल पांडे ने इन दोनों को कहा, भैया तुम लोग यार हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हो, अब बताओ हमारे यहाँ कौन आएगा बताओ। तो उसने क्या किया, कहा अब तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। उसने दोनों निकाला और दोनों को तुरंत ही वहां शूट कर दिया। शूट कब किया था, ये डेट भी लिख सकते हैं, 29 मार्च 1857। जनरल बाग और जनरल ह्यूज को उसने कब मारा था, 29 मार्च 1857 में। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मतलब अंग्रेज भड़क गए, मतलब ये इनकी मतलब इतनी मजाल के लोग कि मतलब हमारे जनरल को ही गोली मार दी। तो इसके बाद क्या होता है कि लोगों ने क्या किया, वहीं बैरकपुर छावनी में ही, क्योंकि ये कहाँ का वो था, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। नेटिव इन्फेंट्री का वो था, हाँ सिपाही था, और ये बैरकपुर में था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, बैरकपुर, वो बैरकपुर में था। तो ये इसको कहाँ, वही बैरकपुर में ही 8 अप्रैल 1857 को इसको क्या किया गया, टिल द हैंग कर दिया गया, इसको हैंग कर दिया गया। तो उसके बाद जो थे अब जितने भी सोल्जर थे वो लोग सब मतलब गुस्सा हो गए कि यार ये लोग तो मतलब हमारे यहाँ हम लोग उस काम भी करवाते हैं और हम लोग मतलब हमारे साथ गलत भी कर रहे हैं, और
और हमारे सिपाही को उसने हाँ फांसी भी चढ़ा दिया। तो उसके बाद जो 85 सोल्जर थे वो 9 मई को मेरठ में मतलब जो गई थी, मतलब जो राइफल जो रिन्यू हुई थी उसके खिलाफ ये लोग विद्रोह किए। तो भड़का हमारा यहीं से था जब इसको फांसी दे दिया गया 8 मार्च को, 8 अप्रैल को। तो क्या हुआ फिर वो लोग सब क्या किए, फिर सब लोग मतलब एक ब्रेड और लोटस क्या था साइन सिंबल क्या था जिससे हाँ रोटी और कमल के जरिए सबको मतलब पहुंचाने लगे कि मतलब शुरू कब से करना है, इसका सिंबल भी याद आता है। मतलब सिंबल क्या था, ब्रेड एंड लोटस, ये था सिंबल। ये भी पूछा जाता है कि मतलब इसके जरिए सभी से, क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम तब फोन वगैरह था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे मतलब जैसे कोई छावनी यहाँ बनी हुई है, कोई हमारे मेरठ में हो गई, ऐसे ही मतलब कोई जैसे हमारे अवध में हो गई, तो सब अलग अलग होता था। तो इसके माध्यम से वो लोग अपना संदेश भिजवाना शुरू किए कि मतलब हम लोग कब से शुरू करेंगे, डेट कब निर्धारित की गई थी, डेट हमारी निर्धारित की गई थी 30 मई को, ये निर्धारित की गई थी। कहीं कहीं 31 मई भी रहता है, 31 भी रहता है, ये भी रहता है, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है वो 30 में को मानी है। तो एनसीईआरटी वगैरह मानी जाती है ज़्यादा ना, वो परफेक्शन उसका ज़्यादा रहता है। अच्छा, आप लोग सुबह से स्कूल में जाते हैं, स्कूल कितने में जाते हैं? सर 7:15 के आसपास। 7:15 के आसपास। 7:30। अच्छा, तो कितने बजे उठते हैं? सर 5 या 4। दिन भर ऐसे पूरा चलता है ना? Yes. सोते नहीं है ना? सर दोपहर में कभी-कभी आके सो जाते हैं। अच्छा, जैसे आज का तो मतलब जैसे पहले सर पेपर है तो फिर सो जाते, लेकिन जैसे अभी पढ़ाई हुई स्कूल में तो फिर मतलब 2:30 तक हम लोग घर पे आते, तो फिर इस वजह से नहीं सो पाए। चलिए ठीक है। चलिए, आप लोग मेहनत बहुत करते हैं, हम लोग देखे हैं, क्योंकि अब इतना आप लोग इतना सुबह जाग के मतलब इतना सब कुछ शेड्यूल आपका इतना मेंटेन है, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग कितना मतलब मेहनत करते हैं। आते कितने बजे हैं स्कूल से? सर 2:30। सब पेपर के समय तो अभी सब लोग अपना टाइम होगा ना लगभग? यस सर, सब मेरा भी 2:30। यहाँ कितने बजे आते हैं? 3 बजे। यहाँ 3 बजे से क्लास है ना? मेरा वहाँ पर दूर है। हाँ? अरे दूर है यहाँ से। तुम्हारा काम होता है? अभी म्यूजिकल। अच्छा, मुंशीगंज से यहाँ कौन छोड़ने आता है? अभी ऑटो से। ऑटो से आता है। तुम्हारा तो यार काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता होगा ना? जैसे पहले घर जाके वहाँ से मिलाते, कभी कल 4 के पास में और आगे। ठीक है यार, तुम लोग मेहनत बहुत करते हो, हम देखे हैं। मतलब कोई इतना दिन में मतलब इतना सुबह उठने के बाद मतलब सोते भी नहीं हैं, तो हम समझ सकते हैं आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को मतलब काम ज़्यादा लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम वही बोल रहे हैं जैसे इंपॉर्टेंट डेट जो हो गई, जैसे आप लोग लिख लेते हैं, जो चीज़ें हम लिख लेते हैं वो हमें मतलब याद हो जाती हैं, यस सर। तो यही होता है। इसीलिए हम बोले मतलब ज़्यादा आपको लिखना है, क्योंकि ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी शाम को, है ना? आपको शाम को ये PDF आपको मिल जाएगी, आपके पिताजी के फ़ोन में चली जाएगी, है ना? ग्रुप बना के हम यहाँ से रिकमेंड करवा देंगे, वो आपको भिजवा देंगे। तो हमारा मतलब डिसाइड कब हुआ था? 30 मई को डिसाइड हुआ था कि मतलब अब से हम लोग इसको शुरू करेंगे, है ना? तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे हमारे, क्योंकि स्टोरी हमने कल आपको बता ही दी थी सब जो जो था स्टोरी। अब आज आप मतलब थोड़ा एक फैक्ट जो मतलब एग्जाम में पूछे आते हैं वो हम आपको बताना चाह रहे थे।
तो इसीलिए हमने मतलब जब स्टडी करके मतलब उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके जो आपके मतलब लाइक, क्योंकि 1857 तो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है और पूछना मतलब आप जैसे कक्षा के हिसाब से उनके उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा चले जाएंगे, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि जो जो हम इम्पोर्टेंट बताए हैं बस केवल वही डेट पूछ लेंगे, वो जगह पूछ लेंगे, है ना, उससे ज़्यादा मतलब वो लोग जाएंगे नहीं। 1857 की क्रांति तो कौन थी, विगत कब हुई थी, तो हम आपने मैंने अब क्या बताया था कि मतलब 30 मई को रखा गया था, है ना, लेकिन वो 9 मई हाँ जो 2018 इन्फेंट्री के जो सिपाही थे ये लोग कब शुरू कर दिए, ये 10 मई को ही शुरू कर दिए। अब क्या होता है ना, जैसे जोश में क्या होता है 10 मई को ही अपना शुरू कर दिए ये लोग। तो अब जब जैसे कोई फिक्स चीज़ें हैं तो अब जैसे आप लोग अगर जैसे फिक्स चीज़ें जैसे अब आपको बताया गया कि आपका एग्जाम मतलब फलाने डेट से होगा, मतलब इस तिथि से होगा, तो अगर पहले ले लिया जाए क्या होगा, तैयारी नहीं रहेगी ना आप लोगों की, तो क्या हो जाएगा, पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, मतलब आप लोग फेल हो जाएंगे ना। तो वैसे ये भी यही सब, क्योंकि जो 10 मई को ही शुरुआत कर दी गई, कहाँ से, गैरिसन टाउन मेरठ से, जो कहाँ मतलब कहाँ के बाद थे, ये 2018 इन्फेंट्री के थे। जैसे आप लोग उसमें ऐसे शायद पूछ लेंगे, जैसे पूछना चाहें ये सब आपके उसमें शायद पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें तो बड़े क्लासों के लिए थोड़ा मतलब बता दे रहे हैं, 8th से भी ऊपर जैसे कंपटीशन लेवल में आती हैं SSC वगैरह की, उसमें ये लोग पूछते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि 10 मई पूछ लेंगे कि मतलब शुरुआत कब की, डेट कब मतलब रखी गई थी, तो 30 मई हमारी हो गई ना, 30 मई तो मतलब जो निर्धारित डेट थी, और शुरू कब हो गई थी, जो विगत कब हुई थी, 10 मई 1857 को, है ना। तो और एक चीज एक फैक्ट इसमें और है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका मतलब जो लीडर किसको अपॉइंट किया गया था, कल हमने आपको बताया था जफर करके बताया था ना, बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह ये नोट कर लीजिए, बहादुर शाह जफर को उसका मतलब लीडर अपॉइंट किया गया था, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इतना। अब आप लोगों का टाइम हो गया फिलहाल, फिर कल हम आपको नीचे वाला नोट करना है, हम आपको दे देंगे, आप लोग नोट, हम क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो आपको नोट करना है, जैसे बिगन कब हुआ था, ऐसे करके लिख लीजिए कि बिगन म्यूनिटी बिगन 10th में, इतना करके लीजिए 10th में 1857, ऐसे करके लिखिए, शुरू कहाँ से होता है, गैरिसन टाउन मेरठ, क्योंकि लिख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। यही तो हमारा पर्पस क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग बहुत काम करते हैं सुबह से, जितना करते हैं ना हम लोग उतना, यार जैसे आप लोग 5 बजे उठ जाते हैं, कोशिश तो हम भी करते हैं कम से कम 5 बजे उठ जाएं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आप लोग इतना पहले इतना करके दिन में भी नहीं सोते हैं, मतलब हम समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम सोचें कि मतलब यही आपको याद हो जाए, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत ना। हम यही बोल रहे हैं मतलब जैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो उसको नोट कर लीजिए, बाकी ये PDF आपके घर पर पहुंच जाएगी, है ना, अभी ग्रुप बनवा देंगे वो पहुंच जाएगी। तो कल हम आपका मतलब वो करते हैं मतलब जहाँ जहाँ से शुरुआत हुई थी, जो जो लीडर है इसके, और मतलब इसको क्या हुआ था कि जो कुछ ब्रिटिशर्स ने मतलब उसको दबाया था ना, वो सब चीज़ें हैं, मतलब कौन कहाँ रिवोल्ट को सप्रेस किया था, ये सब चीज़ें हम अब कल आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सर नीचे उनके लीडर के नाम है, हाँ वो कल हम लोग को बताएंगे ना, जैसे कल कितने हमारे पास हैं, जैसे फेल्योर के रीजन हो गए, इसके बाद फेल्योर का रीजन है, फेल्योर जैसे आपको कल बताए थे ना, वो एक कहावत सुना के बताए थे, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा क्या हुआ था, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, तो ये हम कल आपको बताएंगे, और कल थोड़ा बहुत MCQ क्वेश्चंस आपको मतलब इसके है ना, जैसे जो थोड़ा बहुत बनते हैं वो भी हम आपको करवा देंगे। नहीं अभी ये फैक्ट लिख लीजिए, इसको स्टोरी टाइप में बता दे रहे हैं, फिर कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे ना MCQ के, तो जितने 10-15 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो हम आपको कल बता देंगे, है ना। तो मतलब ठीक है, थैंक यू क्लास।